नमस्कार दर्शकों। कल्पना कीजिए कि आप मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं। आपके पास पैसे हैं और आपके शहर में सभी निर्माताओं के शोरूम मौजूद हैं। सभी प्रतिबंधों और परेशानियों को एक तरफ रखते हैं और आपने पहले ही दो पहिया वाहन के वर्ग को स्पष्ट रूप से तय कर लिया है। लगता है ये एक आदर्श संयोजन है ना? हालांकि मैं एक ऐसे मोटरसाइकिल के प्रकार को जानता हूं जिसे आपको कोई भी डीलर नहीं बेचेगा, और वो है डीजल इंजन वाली मोटरसाइकिल। इस कहानी का शीर्षक आकर्षक है, लेकिन पूरी तरह वास्तविकता से मेल नहीं खाता। मोटरसाइकिल निर्माण के इतिहास में ऐसे तथ्य हैं जहां डीजल पर चलने वाली मोटरसाइकिलों का सीमित मात्रा में उत्पादन किया गया है, लेकिन यह तकनीक कभी भी उतनी आम नहीं रही जितनी पेट्रोल इंजन वाली मोटरसाइकिलें और आज के संदर्भ में इलेक्ट्रिक मोटरों वाली मोटरसाइकिलें हैं। तो आखिर डीजल मोटरसाइकिलों के साथ किस्मत इतनी खराब क्यों रही है? अब हम सब समझेंगे। आप क्रॉसमोटो चैनल पर हैं, आनंद लें। डीजल इंजन, जिसका नाम जर्मन इंजीनियर रूडोल्फ डीजल के नाम पर रखा गया है, एक पिस्टन वाला आंतरिक दहन इंजन है जिसमें ईंधन का प्रज्वलन सिलेंडर में हवा के तापमान को यांत्रिक संपीड़न के कारण बढ़ाने से होता है। यह इस इंजन की मुख्य खासियत है जो उसे उन आंतरिक दहन इंजनों से अलग करती है जो स्पार्क प्लग से ईंधन हवा मिश्रण जलाते हैं। आखिर ऐसा इंजन क्यों बनाया गया? सब कुछ अर्थव्यवस्था व दक्षता पर निर्भर है। प्रारंभिक आंतरिक दहन इंजन की दक्षता काफी कम थी, साथ ही ईंधन का बाजार भी अलग था। वैज्ञानिक और इंजीनियर बेहतर उपकरण बनाने पर विचार कर रहे थे। बहुत पहले सन 1824 में निकोला लियोनार्ड सादी कार्नो ने थर्मोडायनामिक चक्र का विचार प्रस्तुत किया, जिसे बाद में कार्नो चक्र कहा गया। यह कहते हुए कि सबसे अधिक किफायती तापीय मशीन में कार्यशील पदार्थ को ईंधन के दहन तापमान तक गर्म करना आवश्यक है और ये आयतन बदलकर यानी तेजी से संपीड़न करके किया जाना चाहिए। बाद में ये विचार रूडोल्फ डीजल को पसंद आए। ऐसे इंजन का पहला प्रोटोटाइप डीजल ने 1893 की गर्मियों की शुरुआत में ऑक्सबर्ग में बनाया था। इससे पहले लंबे समय तक सैद्धांतिक और व्यावहारिक काम चला। आलोचकों से जूझना और प्रायोजकों की तलाश भी थी। क्या आपको लगता है कि सब कुछ तुरंत ही आसानी से हो गया? नहीं। कई सालों बाद एक व्यावहारिक नमूना तैयार हुआ जिसे डीजल इंजन कहा गया। ये एक सफलता थी और 1898 में रूडोल्फ अपनी डिजाइन के इंजन के निर्माण के लाइसेंस की बिक्री से पहले ही करोड़पति बन चुके थे। तब से यह इंजन कई फायदों के कारण बहुत लोकप्रिय हो गया। इसमें पेट्रोल इंजन की तुलना में अधिक दक्षता है, डीजल किफायती है, इसकी लो एंड टॉर्क बहुत अच्छी है और भी बहुत कुछ। आप डीजल इंजन को जहाजों, डीजल इंजनों, ट्रैक्टरों, बसों, ट्रकों, टैंकों, कारों आदि में पाएंगे। ये पिस्टन विमानन और मोटरसाइकिल निर्माण में बेहद दुर्लभ है। अब आखिरी बिंदु पर आते हैं। मोटरसाइकिलों की स्थिति दिलचस्प है। उनके निर्माण के इतिहास में कुछ ऐसे दो पहिया वाहन रहे हैं जो डीजल पर चलते थे। काफी संख्या में ऐसे जुगाड़ू वाहन भी हैं जिन्हें गैराज के हुनरमंद लोगों ने बनाया है। चाहे पोस्ट सोवियत क्षेत्र, यूरोप या समंदर पार देश हों, ये सब अलग अलग जुगाड़ हैं। कम से कम किसी छोटी सी सीरीज जैसी चीज तक सिर्फ करीब 10 निर्माता ही पहुंच पाए हैं। जल्दी से याद करें तो अमेरिकी आर्मी का हैज डाइवर्सिफाइड टेक्नोलॉजीज, M1030 डच का टुआंडूरो इवाट्रेक, 800 CDI जर्मन का नियांडर जिसमें यूनिक बैलेंस्ड ड्यूल क्रैंकशाफ्ट इंजन है, और भारतीय रॉयल एनफील्ड टॉवर्स शामिल हैं। किसी भी बड़े मोटरसाइकिल ब्रांड जैसे होंडा, यामाहा, हार्ले डेविडसन या BMW ने कभी डीजल बाइक बनाने का विचार नहीं किया, और वे सभी कम प्रसिद्ध ब्रांड्स जिन्होंने डीजल पर चलने वाली दो पहिया मशीन बनाने और उसे सीरियल प्रोडक्शन में लाने की कोशिश की, वे भी बाजार में कोई हिस्सेदारी नहीं ले सके और उन्होंने उत्पादन बंद कर दिया। ऐसा लग सकता है कि ये कोई साजिश है। कुछ लोगों ने मेरे पिछले वीडियो और शॉर्ट्स में सुना कि ट्रैक टी 800 CDI 100 किलोमीटर में सिर्फ 2 लीटर ईंधन खर्च करता था। बक्कारदा आयरा करीब 2.3 लीटर। तो लोग गंभीरता से कहते हैं कि कोई गुप्त विश्व सरकार ऐसे प्रोजेक्ट्स को दबा रही है। ये उनके लिए फायदेमंद है कि आप ज्यादा और महंगा पेट्रोल खरीद कर जलाएं।
निश्चित रूप से यह उनके लिए फायदेमंद है। अब आप समझेंगे कि मोटरसाइकिल पर डीजल खुद ही बेकार सोच थी, इसमें किसी को अड़चन डालने की जरूरत नहीं थी। आइए डीजल के काम करने के सिद्धांत को याद करें। पेट्रोल इंजन के विपरीत, जहां इनटेक फेज में सिलेंडर में पेट्रोल और हवा का मिश्रण जाता है, डीजल इंजन में केवल हवा जाती है। ईंधन को संकुचित गर्म हवा में इंजेक्ट किया जाएगा और इसी तापमान पर उसमें आग लग जाएगी। ताकि हवा का तापमान पर्याप्त हो, उसे एक निश्चित दबाव तक संकुचित करना जरूरी है। आंतरिक दहन इंजनों में संपीड़न अनुपात नामक एक विशेषता होती है। यह वह अनुपात है जब पिस्टन निचले मृत बिंदु पर होता है, तब सिलेंडर का कुल आयतन और पिस्टन ऊपरी मृत बिंदु पर होने पर दहन कक्ष में शेष आयतन। मोटरसाइकिल के पेट्रोल इंजनों के लिए संपीड़न अनुपात की सीमा 14 से 1 होती है। वहीं डीजल इंजन में इसका संपीड़न अनुपात 14 से 1 से शुरू होकर 26 से 1 तक जाता है। ये आयतनों का अनुपात है, यानी डीजल इंजनों में पिस्टन स्ट्रोक पेट्रोल इंजनों से ज्यादा होता है। लंबे स्ट्रोक इंजन कम आरपीएम पर ज्यादा टॉर्क देते हैं, ईंधन की खपत के मामले में ज्यादा किफायती होते हैं, ज्यादा आरपीएम नहीं पसंद करते और डीजल इंजन टिकाऊ व सरल होते हैं। ये इनके फायदे हैं। कौन सा मोटरसाइकिल यात्री या आम आदमी अपनी बाइक में किफायती, दमदार और भरोसेमंद इंजन नहीं चाहता? और यहीं पर कुछ परेशान करने वाले पहलू सामने आते हैं, जिनकी वजह से डीजल इंजन मोटरसाइकिल की दुनिया में अपनी जगह नहीं बना पाया। हर इंजन और उसके हिस्सों में पर्याप्त मजबूती होनी चाहिए। निर्माता ऐसा समझौता खोजते हैं जिससे पर्याप्त मजबूती मिले, साथ ही इंजन इतना भारी न हो कि 1 टन की ईंट बन जाए। डीजल इंजन में ज्यादा दबाव बनने के कारण उसे ज्यादा मजबूत बनाना पड़ता है, जिससे वो पेट्रोल इंजन से भारी होता है। कार में 20-40 किलो वजन से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोटरसाइकिल में यह अहम होता है। मोटरसाइकिल के कुल वजन में इंजन यूनिट का प्रतिशत ज्यादा होता है। अधिकतर मोटरसाइकिलों में हर किलो वजन कम करने की कोशिश होती है, सिर्फ क्रूजर और टूरिंग बाइक्स छोड़कर, और वो भी सभी में नहीं। अतिरिक्त किलो यानी आकार के कुछ अतिरिक्त सेंटीमीटर और लंबे स्ट्रोक, इंजन में बड़े सिलेंडर व क्रैंकशाफ्ट रेडियस होते हैं, तो डीजल इंजन भारी भी होता है और बड़ा भी। और मोटरसाइकिल सिर्फ हल्केपन के बारे में नहीं, बल्कि कॉम्पैक्टनेस के बारे में भी है। दूसरी बात, क्योंकि ईंधन का इग्निशन गर्म हवा के संपर्क से होता है, इससे दहन कक्ष में जलना कम नियंत्रित और ज्यादा लंबा हो जाता है, क्योंकि ईंधन की बूंदें सतह पर जलती हैं। पेट्रोल इंजन में ईंधन हवा मिश्रण का इग्निशन कई गुना तेज होता है, क्योंकि वह पूरे कंप्रेशन स्ट्रोक का समय होता है, ताकि सब कुछ अच्छी तरह मिल जाए, समान रूप से फैल जाए और अंत में एक साथ जल उठे। पेट्रोल इंजन में इग्निशन स्पार्क प्लग से होता है और दहन एक फ्रंट की तरफ फैलता है। डीजल इंजन में कंप्रेस्ड हवा का तापमान समान नहीं होता और इग्निशन कई गर्म बिंदुओं पर होता है। यह इंजन में वाइब्रेशन बढ़ाता है। डीजल इंजन की खास आवाज इन्हीं वाइब्रेशनों की सिम्फनी है। इन अनियमित वाइब्रेशनों को सोखने के लिए पिस्टन भारी बनाया जाता है, जिससे वजन बढ़ता है। और यह कुछ लोगों को मोटरसाइकिल की वाइब्रेशन पसंद हो सकती है, लेकिन ऐसे वाइब्रेटर पर कुछ 100 किलोमीटर चलकर देखिए, अच्छा नहीं लगेगा। लंबे समय में यह बीमारियों और जोड़ों की समस्याओं का कारण बन सकता है। तीसरा, कॉम्पैक्ट और पावरफुल इंजन के लिए मोटरसाइकिल में इंजन को ज्यादा आरपीएम वाला बनाया जाता है, लेकिन डीजल में यह संभव नहीं है। शायद अकेला अपवाद मोटरसाइकिल निएंडर का अनोखा इंजन है, जो शॉर्ट स्ट्रोक होने से आसानी से 7000 आरपीएम तक घूम सकता है। तो डीजल को हाई आरपीएम पर क्यों नहीं चला सकते? अगर पिस्टन इंजन तय आरपीएम से ज्यादा चले तो टूट जाता है। इसी कारण क्रैंकशाफ्ट के घूमने पर पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड आगे पीछे चलते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट के एक चक्कर पर पिस्टन 2 बार दिशा बदलता है, रुकता है और फिर तेज होता है। तेज इंजन में छोटा स्ट्रोक और हल्के कनेक्टिंग रॉड पिस्टन होते हैं, जबकि डीजल इंजन में लंबा स्ट्रोक और भारी रॉड पिस्टन होते हैं। अगर आप इन्हें तेज गति से घुमाएंगे तो ये भारी नुकसान कर सकते हैं। डीजल इंजन की कम आरपीएम उसकी बनावट और ईंधन जलने के तरीके दोनों के कारण होती है, जिसे थर्मोडायनामिक साइकिल ग्राफ से समझाया जा सकता है। डीजल चक्र होता है
और आधुनिक डीजल इंजन ट्रिंकलर चक्र पर चलते हैं। सरल शब्दों में, डीजल इंजन को ईंधन जलाने के लिए न्यूनतम समय चाहिए। इन्हीं डीजल इंजेक्टेड कणों को पूरी तरह जलने और खत्म होने के लिए समय चाहिए। एक्सेलरेटर पूरी तरह दबाने पर आरपीएम बढ़ती है, एफिशिएंसी घटती है, ईंधन ज्यादा खर्च होता है और अधजला ईंधन एग्जॉस्ट से निकलता है। डीजल के लिए अपेक्षाकृत आधुनिक समाधानों में से जो इसकी परफॉर्मेंस को सीधे बेहतर बनाते हैं वो है कॉमन रेल, जो 90 के दशक में आया था, लेकिन इसका विचार थ्योरिशियनों ने 1930 के दशक में ही कर लिया था। अगर आप डीजल इंजन की थ्योरी और थर्मोडायनामिक साइकिल के ग्राफ अच्छे से समझना चाहते हैं तो सुखा 80 2 चैनल का वीडियो देखें। अलेक्जेंडर, जो चैनल के लेखक हैं, उन्होंने अपने वीडियो में सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया है, सूखी थ्योरी भी और स्पष्ट उदाहरण भी। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, किसी को दिलचस्प लग सकता है। पर्यावरण की स्थिति क्या है? पिछले 10 वर्षों में आंतरिक दहन इंजनों के उत्सर्जन में गिरावट आई है और उसी डीजल इंजन को यूरो 5 मानकों के अनुरूप बनाने के लिए उस पर बहुत सारा अतिरिक्त उपकरण लगाना पड़ता है। यह कार पर संभव है, लेकिन मोटरसाइकिल पर इससे वजन में अनचाहा इजाफा हो जाता है। उदाहरण के लिए, सबसे लोकप्रिय डीजल मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड टॉवर्स का अस्तित्व भी संयोगवश ही संभव हो पाया। भारतीयों ने फैक्ट्री में बनी पेट्रोल रॉयल एनफील्ड बुलेट को आधार बनाया। वे इंजन बदलते थे, लेकिन गियर बॉक्स वही रखते थे। यह मोटरसाइकिल 80 और 90 के दशक में बनती थी। तब पर्यावरण मानकों की चिंता नहीं थी। डीजल पेट्रोल से सस्ता था और टॉरस का इंजन किसी भी खराब ईंधन पर चल जाता था, जैसा गांवों में मिलता था। साथ ही यह हैरत अंगेज रूप से सिर्फ 1.2 लीटर प्रति 100 किलोमीटर ईंधन खर्च करता था और बेहद साधारण व भरोसेमंद था। कुछ कमियां थीं। बेसिक पेट्रोल मॉडल से बाइक 10 किलो भारी हो गई थी। इसकी पावर केवल 6.5 हॉर्स पावर थी, पहले वाली में 22 थी और इसकी अधिकतम रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसे हासिल करना भी मुश्किल था। यह एक कामकाजी गाड़ी थी, इसलिए इसकी साधारण परफॉर्मेंस को लोग नजरअंदाज करते थे। जैसा कि कहते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि पैदल तो नहीं चलना पड़ता। असल में भारत में पर्यावरणीय मानक सख्त होने पर 2000 में टॉरस का उत्पादन बंद हो गया था। और अब हम सबसे महत्वपूर्ण कारण पर आ गए हैं कि डीजल मोटरसाइकिलें क्यों नहीं बनाई जाती। पहले बताए गए कारण, जैसे ढांचे का भारीपन, वाहन का बड़ा आकार और नियंत्रण में कमी के बावजूद काम चल सकता है। कुछ लोग डीजल क्रूजर, टूरर या गांव के लिए रॉयल एनफील्ड जैसी मोटरसाइकिल के मालिक होकर बहुत खुश होंगे। लेकिन ज्यादातर मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल को किस वजह से पसंद करते हैं? बिल्कुल सही, ताकत, तेजी, डायनामिक्स और वो जोश भरा एहसास जो दो पहिया वाहन देता है। इन्हीं वजहों से दुख की बात है कि डीजल ये एहसास नहीं देता। इसकी पीक पावर और वजन के हिसाब से पावर पेट्रोल इंजन वाले मॉडल के मुकाबले कम होती है। डीजल टॉरस पेट्रोल बुलेट से 3 गुना कमजोर है, जबकि दोनों का इंजन डिस्प्लेसमेंट समान है। आप कहेंगे, डीजल में टर्बोचार्जर लगाकर फर्क कम किया जा सकता है? क्या आप बहुत सारे टर्बोचार्ज्ड मोटरसाइकिलों के बारे में जानते हैं? टर्बो जटिलता और लागत बढ़ाता है, इसलिए सीरियल प्रोडक्शन मोटरसाइकिलों में अब इसका इस्तेमाल नहीं होता। असल में डीजल इंजन पेट्रोल इंजन से बेहतर नहीं है। यह किफायती जरूर है, लेकिन अगर आधुनिक मोटरसाइकिल की ताकत समान हो तो वो भी किफायती होगी। उदाहरण के लिए, डच लोग T800 CDI में क्यों असफल रहे? मोटरसाइकिल बनाना, खासकर डीजल वाली, एक कागज पर स्केच से लेकर प्री प्रोडक्शन मॉडल तक, ये काम जटिल और महंगा है। तकनीक को सीरियल प्रोडक्शन में लाना भी बड़ी बात है। कन्वेयर स्थापित करना, तकनीकी प्रक्रिया अनुकूलित करना, लॉजिस्टिक चेन बनाना और उत्पाद प्रचार जरूरी है। बाजार में नई मोटरसाइकिल शुरू में या तो महंगी होती है या कंपनी उसे प्रतियोगियों जैसी कीमत पर बेचती है। भविष्य में मात्रा से मुनाफा कमाने की उम्मीद में कंपनी शुरू में घाटे में बेचती है। अगर जनता को पसंद आता है तो उसका उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू होकर लागत कम हो जाती है। ट्रैक T800 CDI 2009 में ट्रैक T800 CDI की कीमत 17,500 यूरो थी, जबकि BMW F800 GS लगभग 10,000 यूरो में मिली थी। साथ ही आपको डीजल पावर का कितना शौक होना चाहिए?
कि आप ऐसी मोटरसाइकिल के लिए 7,500 यूरो ज्यादा दें जो ताकत में आधा और कम डायनेमिक हो। HDTM 1030 इतना लोकप्रिय क्यों हो गया? वहां सेना ने पैसे की कमी नहीं की और सरकारी खरीद खत्म होते ही उत्पादन बंद हो गया। हाँ, होंडा जैसी बड़ी कंपनियों के लिए डीजल मोटरसाइकिल बनाना मुश्किल नहीं है। वे खर्चा उठा सकती हैं, लेकिन इसकी जरूरत क्या है? अफ्रीका और एनसी की बिक्री भी अच्छी है। पिछले 15 सालों से कंपनियां इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों के विकास में पैसा झोंक रही हैं। इसलिए डीजल मोटरसाइकिलें नहीं बनती। उन्हें किसके लिए बनाया जाए? उन 1-2% बाइक प्रेमियों के लिए जो 100 किलोमीटर में 2 लीटर लेने वाली भारी और खराब हैंडलिंग वाली मोटरसाइकिल चलाने और ट्रैक्टर जैसे एग्जॉस्ट की आवाज सहने को तैयार हों। इस पर कोई राजी नहीं होगा। आधुनिक मोटरसाइकिल मुख्य रूप से एक खिलौना है जिसका उद्देश्य चालक में एंडोर्फिन और एड्रेनलिन बढ़ाना है। 21वीं सदी के तीसरे दशक में बहुत कम लोग मोटरसाइकिल से लकड़ी या आलू लाते हैं। हालांकि ऐसे लोग भी काफी हैं और ऐसे लोग निश्चित रूप से डीजल मोटरसाइकिल की सराहना करेंगे। ये रफ्तार और रोमांच के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से घरेलू जरूरतों के लिए है। दोस्तों, मेरी कहानी यहीं खत्म होती है। आशा है मैंने आपको सरल भाषा में बताया कि नया डीजल मोटरसाइकिल क्यों नहीं खरीद सकते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों संग शेयर करें। साथ ही अगर आप चाहें तो विवरण में दिए गए भुगतान विवरणों के जरिए चैनल के विकास में आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। आप देख रहे थे चैनल क्रॉस मोटो। फिर मिलेंगे।